चलो लास्ट टर्न पे वीबीटी कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ नोट लिख लो, कल मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन भी कराया था, जब कोबाल्ट +3 ऑक्सलेट के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा था तब वहाँ पर ऑक्सलेट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा था। तो लिख लो इस बात को, कोबाल्ट जब +3 में होगा तो यहाँ पर H2O और ऑक्सलेट ये SFL की तरह काम करेंगे। अगर निकिल +4 में होगा तो यहाँ पर F- SFL की तरह काम करेगा। ठीक है, लिख लो इसे। और 4D और 5D की जितने भी मेटल हैं, 4D 5D के जो भी मेटल हैं, इसमें कौन कौन आ जाएगा? बहुत सारे हैं। सिल्वर आएगा, Hg है, Au है, Pt है, Pd। 4D और 5D है। ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं या ज़्यादातर जो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज़्यादातर में 3D के मेटल ही होते हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। ज़्यादातर क्वेश्चन में 3D के ही मेटल होंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, आयरन, यही सब होते हैं। उसको हम 3D सीरीज़ बोलते हैं। इसके अलावा जो 4D और 5D सीरीज़ होगी, उनके जो मेटल्स हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये Ag, Hg, Au, Pt, Pd, इनके साथ जितने भी लिगेंड हैं, जितने भी लिगेंड, ऑल लिगेंड्स एक्ट एज SFL। चाहे वो F हो, चाहे Cl हो, ऑक्सलेट हो, H2O, कोई भी हो, सब किसकी तरह काम करेंगे? SFL की तरह काम करेंगे। Mn+2 और Fe+2 अगर ये दोनों हैं तो इसमें NH3 एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड। इतना नोट कर लो पहले। अब इसके बाद ड्रॉबैक्स लिख लो वीबीटी के, कि वीबीटी फेल क्यों हो गई। ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी, जो सबसे एडवांस थ्योरी है वो है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पहला इसमें ड्रॉबैक ये है कि ये डज नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ द कंपाउंड। दूसरा, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड बताने में भी ये सक्सेस नहीं हो पाई। तो लिख लो, डज नॉट एक्सप्लेन थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखो, अब पढ़ने जा रहे हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे एडवांस थ्योरी है, हमने वीबीटी पढ़ ली, वीबीटी के ड्रॉबैक भी पढ़ लिए कि ये कलर को डिफाइन नहीं कर पाई, कलर के बारे में वीबीटी ने कुछ नहीं बताया। अच्छा, ये मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में भी नहीं बता पाई। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक तो बता दिया इसने, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई। तो हमने निकाला तो था मैग्नेटिक मोमेंट, निकाला था मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन वो हमने फॉर्मूला लगाकर निकाला था। वीबीटी ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। इसके बाद जो एडवांस थ्योरी है वो है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को आज। CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। समझो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा था। कॉम्प्लेक्स को देख के हम कोऑर्डिनेशन नंबर बता पा रहे थे, उसके बाद हम उसकी ज्योमेट्री के बारे में बता रहे थे। ठीक है ना। वीबीटी में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के थ्रू सारी चीज़ें निकाली थी। कोऑर्डिनेशन नंबर पता होने के बाद हमने अपनी सारी चीज़ें उसमें से निकाली। ज्योमेट्री बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, जो भी बताना है। यहाँ पर ज्योमेट्री हमें पहले से ही पता होगी, यानी जो CFT हम पढ़ेंगे वो दो ज्योमेट्री के लिए पढ़ेंगे, एक तो ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ेंगे और एक टेट्राहेड्रल के लिए। ठीक है ना। दो ज्योमेट्री होगी, एक ऑक्टाहेड्रल और दूसरी टेट्राहेड्रल। इन दोनों के लिए हम CFT में पढ़ेंगे। अब ऑक्टाहेड्रल में दो हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 और d2sp3। बोलो, अगर आउटर कॉम्प्लेक्स है उसके लिए sp3d2, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है उसके लिए d2sp3। ये वीबीटी में पढ़ा है।
और इसके अलावा टेट्राहेड्रल, इसमें एक ही हाइब्रिडाइजेशन है sp3 dsp2, तो स्क्वायर प्लेनर होता है। dsp2 क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। तो हमें जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है वो दो स्ट्रक्चर के लिए पढ़नी है, दो शेप के लिए पढ़नी है, एक तो ऑक्टाहेड्रल, दूसरा टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में दो हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 भी ऑक्टाहेड्रल, d2sp3 भी ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ सिर्फ एक है sp3, ठीक है ना। तो अब हम इसको दो तरीके से पढ़ना है हमें, एक तो ऑक्टाहेड्रल में CFT और एक टेट्राहेड्रल में CFT। अब समझो ध्यान से, VBT में जो हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा उसमें मेनली या तो इनर डी ऑर्बिटल काम में आया था, या फिर आउटर, या 3D काम में आया था, या 4D। तो पहले हम थोड़ा सा डी ऑर्बिटल के बारे में, डी सबशेल के बारे में पढ़ाई करें, थोड़ा सा डी सबशेल को समझें, क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है वो समझ लें, उसके बाद इस CFT को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो जो डी सबशेल होती है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। और ये सब के सब डीजनरेट होते हैं, ये डी सबशेल है, और ये सारे के सारे होते हैं डीजनरेट। डीजनरेट का क्या मतलब है? यानी इन सब की एनर्जी होती है सेम, इन सब की एनर्जी कैसी होती है? सेम। अब अगर तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D3, तो हम ऐसे भर देते हैं इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ऐसे भर देते हैं, ठीक है ना, बोलो। लेकिन क्या अगर हम ऐसे भरें इसे, अगर हम इसको ऐसे भरें तो क्या ये गलत होगा? ये गलत नहीं होगा, ये भी सही है। या फिर हम क्या करें, 3 इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसमें भर दें, या फिर एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें भर दें, किसी में भी हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हर तरीके की कन्फिगरेशन यहाँ जो मैंने अभी बताई वो सही है। क्यों? क्योंकि इन सब ऑर्बिटल की एनर्जी है सेम, इन सब ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है? सेम। तो अगर एनर्जी सेम है तो किसी भी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अगर एनर्जी सेम है, इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते जाएंगे। भाई 3D की एनर्जी और 4s की एनर्जी अगर हम इसमें निकालें तो इसमें 3D की एनर्जी ज़्यादा होती है 4s से, तभी तो हम पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसके बाद 3D में भरते हैं। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर 2s और 2p को कंपेयर करोगे तो 2p की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो 2p की एनर्जी ज़्यादा होगी तो पहले इलेक्ट्रॉन s में आएगा फिर p में आएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो मेरी बात समझना, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को, इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर दूँ, इन 3 इलेक्ट्रॉन को इन 3 में भर दूँ, या एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ कैसे भी भर दूँ, सब सही है, सब सही है। क्यों? इन सब ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, इन सब ऑर्बिटल की एनर्जी। लेकिन अब अगर हम ऐसे ही चलने देते, मान लो 3 लोग 4 लोगों को हमने क्वेश्चन दिया, उनसे कहा D3 ज़रा फिल करके दिखाओ, तो कोई ऐसे भर के लाता, कोई ऐसे भर के लाता, कोई ऐसे भर के लाता, सब अलग अलग भर के लाते। इसीलिए कहा कि यार ये सब ना करो, एक पैटर्न अपना लो कि हाँ भाई हमें हमेशा इलेक्ट्रॉन को शुरू से ही भरना है कायदे से। यानी अगर D3 है तो उसको ऐसे ही फिल करो, अदरवाइज फिल करोगे तो वैसे भी ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ये सारे के सारे ऑर्बिटल कैसे हैं? डीजनरेट, यानी इन सब की एनर्जी कैसी होगी? सेम। अब इन ऑर्बिटल का नाम क्या होता है? इन ऑर्बिटल का नाम, इन ऑर्बिटल का नाम होता है dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz²। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। ये d ऑर्बिटल हैं पांचों, और इन पांचों की एनर्जी सेम, ये पांचों हैं डीजनरेट। जो d ऑर्बिटल होते हैं वो डबल डम्बल शेप होता है उनका, डबल डम्बल शेप, एक्सेप्ट dz²। तो जब मैं इनका शेप बनाऊंगा, सबसे पहले dxy का शेप बनाएंगे, फिर y z, फिर z x, फिर x² y² और फिर z²। ठीक। तो देखो जो dxy ऑर्बिटल है, dxy ऑर्बिटल, उसका शेप इस तरीके से होता है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब यहाँ देखो
ये जो ऑर्बिटल है ये अलोंग द एक्सिस है या बिटवीन द एक्सिस है? बिटवीन द एक्सिस। देखो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो बिटवीन द एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बिटवीन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस नहीं है। यहाँ पर तुम देखो वाई जेड में भी तुम देखोगे तो ये तो वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस नहीं है। जेड एक्स को देखोगे तो यहाँ पर भी बिटवीन द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस नहीं है। ठीक है ना? जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करोगे तब ये दोनों यहाँ ये दोनों अलोंग द एक्सिस मिलेंगे। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करोगे तो ये अलोंग द एक्सिस, ये डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये कहाँ मिलेंगे तुम्हें? अलोंग द एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस है और इलेक्ट्रॉन भी कहाँ है? एक्स एक्सिस पे, और ये वाई एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन भी कहाँ है? वाई एक्सिस पे। डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल है वो भी अलोंग द एक्सिस ही मिलेगा। इसका शेप होता है बेबी सूथर शेप बोलते हैं इसे, ऐसे। ठीक है ना? बोलो यहाँ पर तुम इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, इसका नाम ही क्या है? डी जेड स्क्वायर, और जेड एक्सिस पर ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। यहाँ देखो इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। यानी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो अलोंग द एक्सिस है, तो इसको हम बोल देंगे एक्सियल ऑर्बिटल्स। इसको क्या बोल देंगे? एक्सियल ऑर्बिटल। और यहाँ तुम देखो तीनों बिटवीन द एक्सिस हैं, अलोंग द एक्सिस कोई भी नहीं है। डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये तीनों ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो अलोंग द एक्सिस नहीं है बल्कि बिटवीन द एक्सिस है। अब जब अलोंग द एक्सिस नहीं है तो इन ऑर्बिटल्स को बोल देंगे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। इनको हम क्या बोल देंगे? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। अब इसके बाद सीएफटी में हम आगे चलते हैं। अभी तक जितनी भी थ्योरी पढ़ी, हमने वर्नर थ्योरी पढ़ी और उसके बाद वीबीटी पढ़ी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वर्नर ने ये कहा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स के पास दो वैलेंसीज होती हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी को उन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर बोला था, सेकेंडरी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोला। उसके बाद वीबीटी में हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करी, हाइब्रिडाइजेशन की। वीबीटी पढ़ी या हमने वर्नर थ्योरी पढ़ी, उन्होंने एक बात कहा कि भाई मेटल और लिगेंड इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। यानी मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा और लिगेंड के पास लोन पेयर होगा, और लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को। ये पढ़ा। अब जब सीएफटी आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने ये कहा कि मेटल और लिगेंड इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। सीएफटी ने क्या कहा? मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। यानी इन दोनों के बीच में, अब देखो ये चार्ज आ गया, ये चार्ज आ गया, यानी इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। सीएफटी इसी पे बेस्ड है, चार्ज पॉइंट चार्ज पे ही सीएफटी बेस्ड है। बात समझ में आ रही है? सीएफटी जो बेस्ड है वो इसी कॉन्सेप्ट पे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की बेस पे। सीएफटी ने ये कहा कि इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा, और वर्नर थ्योरी या वीबीटी में जो हमने पढ़ा उन्होंने ये कहा कि लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, और उन्होंने इसको बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट होगा, कोवलेंट का ही पार्ट होता है कोऑर्डिनेट, कोवलेंट होगा या आयनिक होगा, तब हम आंसर क्या लगाएंगे? कोऑर्डिनेट। हाँ, कोवलेंट। और अगर अकॉर्डिंग टू सीएफटी पूछ ले तब आयनिक। अकॉर्डिंग टू वीबीटी कोऑर्डिनेट, अकॉर्डिंग टू सीएफटी आयनिक। लेकिन ऐसे ही पूछ ले, दोनों में से किसी का नाम मेंशन ना करे, तब भी हम जाएंगे कोऑर्डिनेट के साथ ही। बात समझ में आ रही है? बोलो। तो अब यहाँ सीएफटी ने देखो क्या क्या कहा। सबसे पहला अकॉर्डिंग टू सीएफटी, अकॉर्डिंग टू सीएफटी इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड is assumed to be इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक तो तुमने पढ़ा होगा, उसमें कूलॉम लॉ भी पढ़ा होगा, और कूलॉम लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज के बीच में डिफाइन है। पॉइंट चार्ज के लिए बोलो, कूलॉम लॉ इज डिफाइंड फॉर द पॉइंट चार्ज। तो जो एनायनिक लिगेंड थे
एनायनिक लीगेंड इज कंसीडर्ड टू बी पॉइंट चार्ज। एनायनिक लीगेंड को ही क्या मान लिया, पॉइंट चार्ज। और जो न्यूट्रल लीगेंड थे उनको कंसीडर्ड किया गया डाइपोल की तरह, कंसीडर्ड एज ए डाइपोल, कंसीडर्ड एज ए डाइपोल। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा इन प्रेजेंस ऑफ लीगेंड। अब वो लीगेंड चाहे वीक फील्ड लीगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो, जो डी ऑर्बिटल के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डी सबशेल के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो स्प्लिट कर जाएंगे इनटू टू पार्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ लीगेंड। डी और सबशेल splits into टू पार्ट्स, और ये टू पार्ट्स होते हैं T2G और EG। इसको एक बार समझ लो। CFT के अकॉर्डिंग क्या है, CFT के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन, वो अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना, पहला पॉइंट। तो अब जो तुमने कूलॉम लॉ पढ़ा है, कूलॉम लॉ जो पढ़ा है उसमें तुमने पढ़ा होगा कि पॉइंट चार्ज के बीच में इंट्रैक्शन निकालते हैं, या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन, दोनों किसके बीच में, पॉइंट चार्ज के बीच में। तो जो एनायनिक लीगेंड थे, एनायनिक लीगेंड, उनको तो मान लिया गया पॉइंट चार्ज, और जो न्यूट्रल लीगेंड है उसको मान लिया पॉइंट डाइपोल, उसको क्या मान लिया, पॉइंट डाइपोल। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर CFT में वो ये है कि इन प्रेजेंस ऑफ लीगेंड डी सबशेल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। जो डी सबशेल में डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डी सबशेल में डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जी ये डी सबशेल है, और ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल कैसे हैं, डीजेनरेट। जब यहाँ लीगेंड आएगा, जब यहाँ लीगेंड आएगा, देखो ना मेटल और लीगेंड के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो जब लीगेंड अप्रोच करेगा मेटल को, जब लीगेंड अप्रोच करेगा मेटल को, तब ये जो डी सबशेल है, ये जो डी सबशेल है, मेटल का जो डी सबशेल है वो स्प्लिट कर जाएगी दो पार्ट में। एक पार्ट बोला हमने T2G और एक बोला EG। अब ये अलग एप्टोहेड्रल में अलग तरीके से स्प्लिट होगी, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग अलग तरीके से होगी, वो हमें आगे पढ़ना है। बात समझ में आ रही, स्प्लिटिंग अलग तरीके से होगी, लेकिन हाँ ये बात तय है कि दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। जो पूरी डी सबशेल है वो दो पार्ट में, T2G और EG। जो तीन ऑर्बिटल हैं ये तो T2G हो जाएंगे और दो ऑर्बिटल हो जाएंगे EG। और ये जब स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट होने के बाद इनकी एनर्जी भी अलग अलग हो जाएगी, इनकी एनर्जी फिर सेम नहीं रहेगी। यानी जो डी सबशेल है वो लीगेंड के अप्रोच करने के बाद अपनी डीजेनरेसी को लॉस्ट कर देगी, उसके अंदर अब डीजेनरेसी नहीं रही, यानी सबकी एनर्जी बराबर बराबर नहीं रही, अब एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो ऑक्टाहेड्रल में अलग तरीके से चेंज होगी, टेट्राहेड्रल में अलग तरीके से। हम दोनों में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और उसके बाद हम पढ़ेंगे CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब इसके बाद हेडिंग डालो CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का तुम्हें मालूम है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा उसका, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तभी तो ऑक्टाहेड्रल होगा। यानी मेटल के साथ 6 लीगेंड होंगे, मेटल के साथ कितने लीगेंड होंगे, 6। CFT में हमने पढ़ा कि यहाँ जो इंटरेक्शन होगा मेटल और लीगेंड के बीच में वो आयनिक होगा, वो कैसा होगा, आयनिक। अब ये जो लीगेंड है ये अप्रोच करेंगे मेटल को, ये किसे अप्रोच करेंगे, मेटल को। मान लो कोई भी मेटल है, ये M मेटल है, अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी। मान लो 3D का कोई भी मेटल है, एक कोई भी मेटल ले लो, आयरन ले लो, तो ये होगा 4s2 3d6। ये तो इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अलावा यहाँ 1s2 नहीं होगा, 2s2 नहीं होगा, 2p6 होगा, नहीं होगा, बोलो। जो s ऑर्बिटल है 1s2 भी है, 2s2 भी है, 3s2 भी होगा। ये s ऑर्बिटल जो होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं,
एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है ऐसे, और स्फेरिकल का मतलब ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो चारों तरफ बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सब जगह बराबर। तो ये जो मेटल है इसमें चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे एस में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो अगर एस में इलेक्ट्रॉन है तो इस मेटल की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा पी में है तब भी होंगे। अरे पी ऑर्बिटल अगर है 3 पी होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो यहाँ जेड मान लो, यहाँ वाई, यहाँ एक्स, तो बोलो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ भी होगी। यानी ये मेटल चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। अब इसके बाद इसकी तरफ आएंगे लिगेंड, इसकी तरफ कौन आएगा, लिगेंड। लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल को, और मेटल को जब अप्रोच करेगा तो वो ऑक्टाहेड्रल में एक्सियली अप्रोच करेगा। जब हम ऑक्टाहेड्रल में पढ़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल में, तो वहां पर जो लिगेंड है वो मेटल की तरफ जाएगा और एक्सियली उसकी तरफ जाएगा, अप्रोच करेगा एक्सियली। कहने का मतलब ये है यहाँ पर 3d ऑर्बिटल होगा, अब ध्यान से समझना। अब इस 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे इस 3d ऑर्बिटल में। यहां पर आएगा लिगेंड, और ये लिगेंड जो आएगा, ये जो लिगेंड आएगा ये आएगा एक्सियली, लिगेंड यहां पर आ रहा है एक्सियली। और जब एक्सियली आएगा तो देखो यहां पर 5 ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल हैं। अब जब एक्सियली आ रहा है तो यहाँ 2 ही तो ऐसे ऑर्बिटल हैं जो एक्सियल हैं, एक तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक डी जेड स्क्वायर, और जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स हैं ये नॉन एक्सियल है। लिगेंड आ रहा है अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, और मेटल की चारों तरफ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जब लिगेंड एक्सियली आएगा तो सीधे किससे टकराएगा, इन वालों से टकराएगा, एक्सियल ऑर्बिटल से। जब ये अप्रोच कर रहा है एक्सियली तो जो एक्सियल में प्रेजेंट है, एक्सियल जो ऑर्बिटल हैं उन्हीं पे तो अप्रोच करेगा, और जब उन पे अप्रोच करेगा तो देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन। इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जब फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है तो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जब कभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, और जब कभी भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगी। यानी ये जो 2 ऑर्बिटल हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इन दोनों की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। इन दोनों की एनर्जी, क्या इनकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, हाँ इनकी भी करेगी, क्योंकि रिपल्शन तो होगा, आमने सामने से ना हो, रिपल्शन तो होगा। एक्सियल जो है लिगेंड आएगा तो वो आमने सामने से रिपल्शन होगा बिल्कुल, ये एक्सियल जो ऑर्बिटल हैं और लिगेंड भी एक्सियली आ रहा है, तो जब एक्सियली लिगेंड आ रहा है तो आमने सामने से रिपल्शन हो रहा है तो ज़्यादा रिपल्शन होगा, तो एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जो नॉन एक्सियली अरेंज हैं, जो नॉन एक्सियली हैं, मान लो ऐसे हैं और लिगेंड ऐसे आ रहा है, फिर भी तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, रिपल्शन तो तब भी होगा, तो एनर्जी तो दोनों की बढ़ेगी, लेकिन जो एक्सियली लोकेटेड हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो डी जनरेट था ऑर्बिटल अभी तक, डी सबशेल जो अभी तक डी जनरेट थी, अब ये क्या हो जाएगी, अब इसकी डीजनरेसी खत्म हो जाएगी और ये टूट जाएगा 2 पार्ट्स में। एक तो टूट बनेगा ऊपर की तरफ हो जाएगा Eg और नीचे की तरफ T2G। बात समझ में आ रही? ये जो 3 नॉन एक्सियल हैं ये T2G हैं, और 2 एक्सियल जो हैं ये Eg हैं। ये क्या है, Eg। तो अब ये टूटने के बाद T2G और Eg में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो Eg है इसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी और T2G के पास एनर्जी इसके कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि लिगेंड जो आए थे वो एक्सियली आए थे और एक्सियली आने के बाद डायरेक्ट इनसे टकराए, और जब इनसे टकराए तो रिपल्शन हुआ, एनर्जी इंक्रीज हो गई। इन दोनों के बीच में ये जो एनर्जी का गैप है इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसी को क्या बोल देंगे, और इन दोनों के जो मिड में जो सेंटर होता है इसको बोल देते हैं बेरी सेंटर। इसी को क्या बोल देंगे, बेरी सेंटर। बात समझ में आई? मैंने तुमसे ये कहा कि ये डीजनरेट ऑर्बिटल है, डी सबशेल के डीजनरेट ऑर्बिटल है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब CFT होगी तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड एक्सियली आके अप्रोच करेंगे
मेटल की तरफ। तो जब मेटल की तरफ एक्सियली अप्रोच करेंगे तो दो ही एक्सियल ऑर्बिटल हैं, एक dx² dx² और dz²। तो इन दोनों के तो एक्सियली अप्रोच कर रहे हैं, ये दोनों आमने सामने होंगे, दोनों में आपस में रिपल्शन होगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड में तो इलेक्ट्रॉन आके अप्रोच कर ही रहे हैं। तो जब इनमें आपस में रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, कौन से वाले ऑर्बिटल की, dx²y², और इसी को हम क्या बोल देते हैं, Eg। इनकी भी बढ़ेगी लेकिन इनके कंपैरिजन में कम बढ़ेगी क्योंकि ये नॉन एक्सियल हैं, और नॉन एक्सियल को हम बोल देते हैं T2g। तो जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ, और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। यानी यहाँ ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब CF3 ऑक्टाहेड्रल में कुछ पॉइंट्स लिखो, dx²y² एंड dz², ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये अलोंग द एक्सिस ओरिएंटेड होते हैं, तो इन्हें लिख लो आर ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस, hence called axial orbitals, while dxy, dyz and dzx are oriented in between the axis, hence called नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। इसी में दूसरा पॉइंट लिखना, dxy, dyz एंड dzx आर डेजिग्नेटेड एज, हम इनको T2g बोलते हैं, एज T2g ऑर्बिटल्स, वाइल dx²y² और dz² इनको हम बोलते हैं Eg ऑर्बिटल्स, while dx²y² dz² are designated as Eg orbitals। तीसरा पॉइंट लिखो, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, CF3 ऑक्टाहेड्रल ही तो पढ़ रहे हैं, लिगेंड्स अप्रोच सेंट्रल मेटल एक्सियली, यहाँ एक्सियली अप्रोच करेगा लिगेंड सेंट्रल मेटल की तरफ। तो जो T2g ऑर्बिटल्स हैं, T2g ऑर्बिटल्स ये नॉन एक्सियल हैं, T2g ऑर्बिटल्स जो हैं आर रिपेल्ड लेस, और जो Eg हैं एक्सियल हैं, एंड Eg ऑर्बिटल्स आर रिपेल्ड मोर, इनमें ज़्यादा रिपल्शन होगा और ज़्यादा रिपल्शन होने की वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, हैंस एनर्जी ऑफ Eg ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस। अब एनर्जी के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। इसमें ये d ऑर्बिटल है और यहाँ ये पांचों ऑर्बिटल डीजनरेट है, d सबशेल में ये पांचों ऑर्बिटल डीजनरेट है। अब जैसे ही यहाँ कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, जब ये लिगेंड यहाँ पर आएगा तो ये लिगेंड एक्सियली आएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अप्रोच करेगा एक्सियली और टेट्राहेड्रल में नॉन एक्सियली। तो जब ये लिगेंड अप्रोच करेगा इस पे एक्सियली तो ये दो पार्ट में इसे तोड़ देगा, एक तो Eg और एक T2g, दो पार्ट में तोड़ेगा Eg और T2g। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है इसी को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। और ये है किसके बीच में, बिटवीन Eg एंड T2g। अब ये बीच में जो बिल्कुल आएगा ये तो बेरी सेंटर आएगा, और हमने तुम्हें बताया था कि इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी एनर्जी हो जाएगी 3/5 प्लस 3/5 डेल्टा O, और इसकी एनर्जी हो जाएगी -2/5 डेल्टा O।
ठीक है ना। ये जो 3/5 डेल्टा ओ है ये किसके लिए है, Eg के लिए, प्लस 3/5 डेल्टा ओ, और T2g के लिए एनर्जी हो जाएगी -2/5 डेल्टा ओ। इससे आगे हम अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।